अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम है अर्ज़ू काज़मी। तो बिल्कुल जी, आज हम ज़रा बात करेंगे इंडिया की और हमें जी जॉइन करेंगे डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। और इससे पहले कि मैं उनकी तरफ चलूँ, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डॉक्टर साहब का भी यूट्यूब चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और उनको भी सुनिए। ये और बातें कि हो सकता है बहुत बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमारे ऑडियंस जो है उनको पसंद नहीं आती, लेकिन जाहिर है हर एक को हक है अपनी जो जो सोच है वो सामने रखने की। और आप लोगों को बिल्कुल राइट है कि आप उनके ऊपर इस बात पे या किसी के ऊपर भी, जो भी गेस्ट आता है या इवन मेरे ऊपर, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं या बता सकते हैं कि आपको पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगा या नहीं लगा। आप करेक्शन भी कर सकते हैं, आप गाइड भी कर सकते हैं और आप रास्ता भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस से ही हमारी जो है यूट्यूब फैमिली जो है वो बनती है। तो बिल्कुल आज जी हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। और सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं, आज हम बात करेंगे जी एक आर्टिकल लिखा है डॉक्टर मुक्तादिर खान साहब ने और द डिप्लोमेटिक, और उसके ऊपर है जी व्हाई इंडिया इज सक्सेसफुल इन बायलैटरल डिप्लोमेसी एंड नॉट इन मल्टीलेटरल फॉरम्स। तो जी इसके ऊपर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इस आर्टिकल में जो बातें की हैं वो आखिर क्यों की हैं और उनका उससे क्या मतलब है। और साथ साथ हम उनसे एक बात और पूछेंगे और वो ये कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया है पाकिस्तान के लिए, जिसके ऊपर आज हमारी फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन की तरफ से रिस्पांस भी गया है और उन्होंने यही कहा कि कभी भी हम जो है एलओसी को क्रॉस कर सकते हैं। भारत एक बहुत मजबूत कंट्री के तौर पे सामने आ रहा है और इकोनॉमी को ले लीजिए या मोदी जी को जिस तरीके से वेलकम किया जाता है यूरोप में, अमेरिका में, इवन इस्लामिक कंट्रीज में, वो देखते हुए और उसके साथ साथ कश्मीर में जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो देखकर हमें यही लगता है पाकिस्तान में बैठे लोगों को कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री के तौर पे भारत इस वक्त सामने है। तो फिर आखिर पाकिस्तान को इस तरह का स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या थी, यानी कि राजनाथ सिंह साहब को क्या जरूरत थी कि वो पाकिस्तान को कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट दें कि जी हम कभी भी एलओसी क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस पे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यकीनन एक बड़े लीडर हैं राजनाथ सिंह साहब, कुछ सोचकर ही उन्होंने ये बात की होगी। और आप सब जानते हैं कि कारगिल वॉर के ऊपर जो एक कारगिल विजय दिवस, सॉरी, आप लोग मनाते हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो लेकिन हम चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और उनसे ये सारी बातें समझने की कोशिश करते हैं। एक मेरे शो पर एक साहब, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, उनका नाम स्पाइडरमैन है। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी की। उन्होंने कहा कि भाई ये तो क्रिकेट में भी हो रहा है इंडिया के साथ, बायलैटरल हम्म। सीरीज पे बायलैटरल सीरीज जीत रहे हैं, हम्म। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे हैं, लेकिन जब टूर्नामेंट आ जाती है मल्टीलैटरल तो वहां पे हम्म। पिछले 10 साल से कोई मेडल, कोई तो ट्रॉफी इंडिया ने नहीं जीती। वेरी सिमिलर। तो बात मैं ये कर रहा था उस आर्टिकल में कि 2023 वाज गोइंग टू बी इंडिया का एक ग्लोरियस ईयर ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। इस साल इंडिया में बहुत, तो मैंने खुद एक वीडियो बनाया था पिछले साल 7-8 महीने पहले और 9-10 महीने पहले, कह कह के इट विल बी बोथ ए टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ इंडियाज ग्लोबल लीडरशिप। क्योंकि इत्तेफाकन इंडिया बिकेम द प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ एससीओ एंड G20 एक ही साल में। ये बहुत ही कम होता है, आई डोंट थिंक किसी मुल्क के साथ हुआ है। तो इंडिया को 2 बार चांस मिले टू शोकेस इट्स इंडिया को दूसरों को बताने के लिए, टू ब्रिंग इन, क्योंकि ये जो एससीओ और G20 के जो जो प्रेसिडेंसी मिल जाती है आपको, उससे कई फ़ायदे होते हैं। एक, यू गेट अ चांस टू सेट द एजेंडा, और ख़ासतौर से G20 में तो आप ग्लोबल एजेंडा सेट कर रहे हैं। और एससीओ जो है, तो ये दो मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है। G20 फोरम है, एससीओ बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सेक्रेटेरिएट है बीजिंग में वगैरह। तो इंडिया वाज, और सबसे अहम बात ये थी कि जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मंत्रा है कि पहले हम नॉन अलाइन थे, अब हम मल्टी अलाइन है और हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हैं। तो दिस वाज अ ग्रेट वे टू इंडिया टू शो कि देखो हम G20 के भी प्रेसिडेंट है, एससीओ के भी है।
तो G20 इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बेसिकली दुनिया के 20 सबसे अमीर इकोनॉमीज और बाय जीडीपी जाते हैं, और यूरोपियन यूनियन भी उसमें शामिल हैं। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो G7 है पूरे का पूरा वेस्ट G20 में डोमिनेट करता है। लेकिन जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जी। जो अभी तक तो सिर्फ 8 मेंबर्स थे, अब ईरान भी बन गया है 9, तो इसमें कोई वेस्टर्न मुल्क नहीं। तो इंडिया वाज एबल टू शो कि भाई हम दोनों के अंदर हैं, और सेट द एजेंडा फॉर बोथ, यानी ग्लोबल एजेंडा भी और नॉन वेस्टर्न एजेंडा भी सेट करने का अपॉर्चुनिटी थी। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने खुद जो SCO का जो मेन फोरम होने वाला था और जो हुआ है जुलाई 4 को, उसको इंडिया रिड्यूस्ड इट फ्रॉम इन पर्सन टू वर्चुअल, यानी 2 दिन का वो बाकायदा मेला होता था। जी जिनपिंग आते, शायद पुतिन भी आ जाते, 9, 10, 11 इंडिया वाज इनवाइटिंग अदर कंट्रीज आल्सो, तो कुछ 10-15 हेड्स ऑफ स्टेट आते, तो काफ़ी यूं कहिए कि काफ़ी धूम होती इंडिया में। देयर वुड बी लॉट ऑफ मीडिया अटेंशन, ग्लोबल मीडिया अटेंशन, खासतौर से अगर पुतिन और जी दोनों आ जाते इंडिया, देन इट वुड हैव बीन अ मेजर इवेंट। इट आल्सो गिव्स इंडिया अ चांस टू शो ऑफ इंडिया ना, वीडियो कवरेज हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज से मीडिया वगैरह आ रहे हैं। लेकिन वो सारा चला गया, बस 2-3 घंटे का वीडियो जूम जैसा आप हम बात कर रहे हैं, और 7-8 मुंडे लगा लें आप हेड्स, तो दैट्स हाउ इट वाज लुकिंग। दूसरी चीज ये हुई कि जो उसका जो SCO का जो फाइनल कम्युनिके, तो उसकी मैंने एनालिसिस की। अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो जाके देखें कन्वर्सेशन पे। तो मैंने 3 स्पीचेस को लिया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन का, और फिर मैंने जो फाइनल कम्युनिके जो पब्लिश हुआ जो SCO के वेबसाइट पर है, तो मैंने देखा कि जो फाइनल कम्युनिके है, इट वाज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द चाइनीज एजेंडा। जो बाकी का कॉमन था, मिसाल के तौर पे इंडिया टॉक्ड अबाउट द एनवायरनमेंट, अफगानिस्तान, वो तो कॉमन एजेंडा था, वो सारों की तकरीरों में था। और एक चीज ये थी कि जी जिनपिंग ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बहुत पुश किया, सेइंग वी आर गोइंग टू हैव अ 10-year सेलिब्रेशन एंड बेल्ट एंड रोड इज इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड। उन्होंने अपनी ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो उस पे जो जो पैराग्राफ है फाइनल कम्युनिके है, उसमें सिवाय इंडिया के सारे मेंबर्स ने एंडोर्स कर दिया SCO के। तो उसमें ये हो गया कि इंडिया स्टैंडिंग अलोन। तो जिस फोरम के आप प्रेसिडेंट थे, उस फोरम के कम्युनिके में आप आइसोलेट हो गए। सो उसको, जैसा कि अगर आप उसको कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी में बात करें, तो चाइना वाज सेंटर्ड एंड इंडिया वाज ऑन द मार्जिन्स कम्युनिकेट, हाँ, स्टेटमेंट में। So I don't think that is a success for India. फिर अगर आप G20 को ले लें, जिसमें तो ग्लोबल एजेंडा सेट, तो उसमें थोड़े बहुत सक्सेसेस हुए। मिसाल के तौर पे जो G20 का इवेंट कश्मीर में हुआ, जो मिड लेवल जितने भी इवेंट्स हुए ऑल ओवर द इंडिया, तकरीबन कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा इवेंट्स हुए टूरिज्म को लेकर। कश्मीर पे तो हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस भी किया। सो दोज वर ऑल वेरी सक्सेसफुल। लेकिन जो बड़े इवेंट्स हुए हैं अभी तक, जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और फॉरेन मिनिस्टर्स, वहां पे गाड़ी आके यूक्रेन पे रुक गई और इंडिया इज नॉट एबल टू पुश। तो दोनों इवेंट्स में कोई कंसेंसस पैदा नहीं हुआ, देयर वाज नो कम्युनिकेट। और व्हाट हैज हैपेंड इज के यूक्रेन की जो मसला है, इट हैज, अगर आपको याद है पिछले साल पहले जब यूक्रेन का जिक्र आ रहा था, तो इंडिया के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ये कह रहे थे कि यूरोप थिंग्स यूरोप्स प्रॉब्लम्स आर द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स, बट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स। ये याद है मशहूर लाइन। लेकिन यहाँ पे G20 में ऐसा ही हो रहा है कि यूरोप इज मेकिंग यूक्रेन द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, कि दूसरे चीजें भी आर बीइंग पुश्ड असाइड। और सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि यूक्रेन को, रशिया को कंडेम करो, यूक्रेन की मदद करो, सैंक्शंस लगाओ वगैरह। अगर आपने देखा होगा कि ब्रिक्स को लेकर साउथ अफ्रीका में भी दे हैड टू पुश पुतिन आउट, वरना अरेस्ट करने के डिमांड्स हो रहे थे ना वेस्ट से, कि पुतिन अगर आए तो मेरे ख्याल से शायद पुतिन इंडिया भी नहीं आएंगे, बिकॉज द डिमांड विल बी दैट ही शुड बी अरेस्टेड व्हेन ही कम्स हियर, क्योंकि वारंट इशू हुआ। तो फॉरेन मिनिस्टर्स के इवेंट जो कम्युनिके था वहाँ पे भी सिमिलरली हुआ है, और अभी काफ़ी डिस्कशन चल रहे हैं।
हिंदू जो अखबार है इंडिया में निकलता है मद्रास जी जी से, तो उनकी एक एडिटर है सुहासिनी हैदर, वो सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी है। तो शी हैज ए वेरी इंटरेस्टिंग शो कॉल्ड वर्ल्ड व्यू। तो उस पर अगर आप जाके देखें देन शी डिस्कसेस के हो सकता है कि ये कंसेंसस मेन इवेंट जो सितंबर में होने वाला है G20 का, वो उस पर भी शायद कंसेंसस यूक्रेन की लैंग्वेज पे नहीं आ रही। इंडोनेशिया में जब बाली में हुआ था G20 का पिछला, सो दे हैड ए कंसेंसस, दे गॉट अ फाइनल कम्युनिके। काफी तारीफें हुई थी इंडोनेशिया की प्रेसिडेंट की कि ही समहाउ मैनेज्ड टू गेट द कंसेंसस टू पास, मतलब द कम्युनिके टू बी कंसेंसुअल। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि वो जो शेरपास की जो मीटिंग हुई इंडिया में, जो शेरपास आर द लाइक कोऑर्डिनेटिंग मैसेजिंग वगैरह जो शेयर करते हैं G20 के एजेंडा की, तो उसे नजर आ रहा है कि चाइना एंड रशिया नॉट अग्रीइंग इवन ऑन व्हाट वाज अग्रीड इन बाली। तो एक तरह से पीछे डिप्लोमेटिकली पीछे हो गई है दुनिया। एंड सो इन ए वे जो यूक्रेन का मसला है वो इंडिया का जो दिस वाज गोइंग टू बी इंडियाज ईयर ऑफ डिप्लोमेसी एंड अचीवमेंट, उसने पानी फेर दिया है, सड़ा दिया है बेसिकली दोनों इवेंट्स को। बट आई एम होपिंग के एटलीस्ट सितंबर में देयर इज सम सक्सेस के दे कम अप विद अ कम्युनिके, बट इट डिपेंड्स ऑन बोथ रशिया एंड चाइना। इंडिया तो ऑब्वियसली जो बाली का स्टेटमेंट था उस पर साइन अप किया था, तो इंडिया हैज नॉट मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स कमिटमेंट टू द बाली कम्युनिके। लेकिन चाइना एंड रशिया थोड़ा उसको वो जो बैक ट्रैक कर चुके हैं। तो ये तो था जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस ये जो मल्टीलैटरल फोरम्स थे SCO G20, उसमें इंडिया डिड नॉट गेट द सक्सेस इट वाज होपिंग कि हम ग्लोबल साउथ के लिए वॉइस बन जाएंगे, ग्लोबल साउथ का एजेंडा, ग्लोबल साउथ एजेंडा की बात ही नहीं हो रही है, बस यूक्रेन यूक्रेन विच इज द ग्लोबल नॉर्थ G7 वाले पुश कर रहे हैं। इस हद तक के G20 में वही हो रहा है जो G7 चाह रहा है। बट बायलैटरल में काफी सक्सेस हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी वेंट टू द यूएस में तो इतनी शान हुई उनकी, गॉट टू बिल्कुल यहाँ स्टेट विजिट हुई, 2 बार व्हाइट हाउस में बुलाया गया, 2 days इन a row, he had 2 dinners, एक प्राइवेट डिनर, एक फॉर्मल स्टेट डिनर, फिर दोनों हाउसेस को ही वाज एड्रेस, फिर डायस्पोरा के साथ इतना जबरदस्त कवरेज मिला इंडिया को। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, ओबामा की जो स्टेटमेंट आई, फिर 1-2 लेटर्स लिखे गए बाय द, बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाके देखें, ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सक्सेसफुल मोदी की ट्रिप रही। वहाँ पर सिडनी में जो बड़ा सा इवेंट हुआ, स्टेडियम भर गया था विद द डायस्पोरा। तो आप देख रहे हैं कि 2 चीज़ें हो रही हैं। फिर फ्रांस में उतना डायस्पोरा के साथ नहीं हुआ, बट फ्रांस में बहुत ही रेयर था कि बस्टील डे सेलिब्रेशंस में कोई फॉरेन लीडर को बुलाया जाए और इतना उनकी खातिर तवाज़ो की, बट इट्स ऑनरिंग हिम, दैट वाज द एजेंडा। तो आप जहाँ भी देखें, ऑस्ट्रेलिया में देखें, यूएस में देखें, और फिर वो इजिप्ट और यूएई वगैरह में भी ही वाज वेरी सक्सेसफुल। यूएई में इतनी बड़ी अग्रीमेंट हुई रुपी ट्रेड की। सो ये तो सब बायलैटरल रिलेशंस है। ये सारे बायलैटरल रिलेशंस में इंडिया डिड वेरी वेल विद इजिप्ट, विद यूएई। पापुआ न्यू गिनी में तो वो पाँव पे खदमों में गिर गया था उनका, वो जो लीडर था जेम्स, इसका लास्ट नेम याद नहीं आ रहा मुझे। सो मोदी हैड ए ग्रेट सक्सेसफुल इंटरनेशनल टूर। तो यही मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि इंडिया सीम्स टू बी सक्सेसफुल इन बायलैटरल बट नॉट दैट सक्सेसफुल इन मल्टीलैटरल फोरम। उसके वजूहात मैंने बेसिकली 2 बताए। एक वजह ये है कि इंडिया शॉपिंग लिस्ट कर रहा है काफ़ी। फ्रांस में गया, $9 बिलियन के रफाल खरीदे, और उसके बाद सबमरीन्स भी खरीदे, 3 सबमरीन्स। यूएस में आए, 18 ड्रोन्स खरीदे, तकरीबन $3-3.5 बिलियन। मुझे द फाइनेंशियल साइड, वो जो जेट इंजन 414 का जो डील हुई जनरल इलेक्ट्रिक और हाल के बीच में, उसके फाइनेंशियल डिटेल्स मुझे नहीं मिले कि, बट इट इज़ अ बिग डील ना, काफ़ी बड़ा डील है। 100 से ज़्यादा वो इंजन बनाने वाले हैं आइंदा चंद सालों में, एंड इंडिया विल गेट टू एक्सपोर्ट दोज इंजन्स ऑल्सो। तो इंडिया इज नॉट सिर्फ वो आत्मनिर्भर बनेगा, बट आत्मनिर्भर भी नहीं, बट इज गोइंग टू बिकम अ डिफेंस मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्ट। तो मेड इन इंडिया का भी चल रहा है। सो बट इट इज हर जगह द होस्ट कंट्री इज बेनिफिटिंग फाइनेंशियली इन ए बिग वे, राइट। हाँ, वो एक है। लेकिन दूसरी एक और बात बता, दूसरी चीज है कि मल्टीलैटरल फोरम्स में ये चाइना, रशिया, यूएस के जो अग्रेसिव एजेंडाज है,
उसके वजह से इंडिया इज नॉट एबल टू पुश द ग्लोबल साउथ एजेंडा. सो दैट्स व्हाई it is successful in bilateral trips but not that successful in multilateral forums. जी एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर एक चीज और यहाँ पे मैं समझना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि कई जगह पे कई फोरम्स में हमने देखा कि भारत आगे की तरफ जा रहा है, चाहे वो कोई चीज परचेज करने की बात कर लीजिए जो आपने बताई कई चीजें, चाहे सबमरीन हो या और चीजें हो, तो एक तरह का नजर आता है, कॉन्फिडेंट नजर आता है इकोनॉमी की वजह से। और यही चीज कश्मीर को लेकर है कि कश्मीर में जिस तरह की डेवलपमेंट की जा रही है, कि जी चाहे मॉल्स बन रही हो या कुछ भी, तो इवन पाकिस्तान में भी लोग यही बात करते हैं कि अब इंडिया को हमारे साथ यानी कि पाकिस्तान के साथ जो है अब उस तरह से जो एक रेगुलर एक होती हैं जंगे वंगे होती हैं या लड़ना, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करके और टूरिस्ट बुला बुला के एक इम्प्रेशन जो है वो बन जाएगा। उसमें इस्लामिक कंट्रीज भी शामिल है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है। जी तो सर आपके ख्याल से जो इस वक्त एक दो दिन पहले राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हम जब चाहें एलओसी को क्रॉस कर लेंगे, तो आपके ख्याल से इस किस्म की स्टेटमेंट की जरूरत थी कि एक तरफ जो ऑलरेडी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के मुकाबले में, उसके बाद ये स्टेटमेंट देना आपके ख्याल से क्या सही है? देखिए इसमें दो सवाल है, सो विल टेक देम वन एट अ टाइम. तो जहाँ तक ओके। कश्मीर का सवाल है, आई थिंक द बोट हैज लेफ्ट. जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है कि आई थिंक द गेम इज ओवर. इन्वेस्टमेंट्स मुस्लिम सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने इंडियन कश्मीर, इंडिया के साइड के कश्मीर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हैं बनिस्बत आपके कश्मीर में, राइट? डेफिनेटली। हाँ हाँ. दूसरी चीज़ ये है कि इट ऑल्सो टेल्स यू कि ये जो OIC को लेकर कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान का एजेंडा था वो भी ख़त्म हो गया है परमानेंटली, राइट? मुस्लिम कंट्रीज आर नाउ क्लोजर टू इंडिया देन दे आर टू पाकिस्तान, स्पेशली इम्पोर्टेंट मुस्लिम कंट्रीज. सऊदी अरेबिया को ले लें, UAE को ले लें और इजिप्ट को ले लें, तो रह जाता है बेसिकली टर्की के अलावा पाकिस्तान के पास आई डोंट थिंक हैज़ अ मुस्लिम फ्रेंड हु इज़ not more friendlier with India. लेकिन Turkey wants to join the BRICS. Turkey wants to join SCO. Right? India can block all of those things, right? तो टर्की को बेसिकली जब इनके एप्लीकेशंस आएंगे मेंबरशिप के लिए, खास तौर से SCO में, तो बहुत टर्की वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. ब्रिक्स में तो लोग गिन लेते थे टर्की को, बट फॉर्मली सऊदी अरब भी वहाँ पे आना चाह रहा है. देयर इज टॉक दैट पाकिस्तान वांट्स टू अप्लाई. तो बट इंडिया इज पावरफुल इन दिस फोरम्स. तो मेरे ख्याल से एट सम पॉइंट टर्की इज आल्सो गोइंग टू रियलाइज कि अरे यार, इट इज टाइम टू अबैंडन द पाकिस्तानी एजेंडा एंड जॉइन द इंडियन बैंडवैगन. तो एक वो चीज़ हो रही है. दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, अब देखिए फॉर एग्जांपल ये फ़लस्तीन का मसला देखें आप. फ़लस्तीन की जो डायस्पोरा है वो बहुत अमीर है, जो अमेरिका में रहती है, कनाडा में रहती है, जिनको सिटीजनशिप्स मिल गए हैं. तो क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो गया तो क्या वो छोड़ के चले जाएंगे? आई एम नॉट वेरी श्योर कि वापस वो चले जाएंगे, राइट? बिकॉज जितना भी नेशनलिज्म का फर्वर रहे आपके बातों में, लेकिन जो मटेरियल बेनिफिट्स का जो फ़ायदा होता है ना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, राइट? सो जब कश्मीर की GDP पर कैपिटा पाकिस्तान से 2-3 गुना हो जाएगी, तो कश्मीरीज़ क्या ये सारी चीज़ें छोड़कर फिर पाकिस्तान में जाएंगे? फिर वो करप्ट लीडर्स उनको लूट लेंगे? जितनी भी तरक्की हुई है, तो हमें हाइपोथेटिकली वो होगा तो नहीं, बट आई एम सेइंग हाइपोथेटिकली लोगों का जो है सो सोच में फ़र्क ज़रूर आ जाएगा कि वी आर हैप्पी हियर, वी आर हैप्पी हियर, वी आर सेफर हियर, वायलेंस इतना कम हो गया है और इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं. भाई टूरिज्म देखें आप, कश्मीर में डोमेस्टिक टूरिज्म मेरे ख्याल से कुछ 2-3 मिलियन लोग गए पिछले साल. 2.7 मिलियन या 4.7 मिलियन, मुझे अच्छी तरह से फिगर याद नहीं आ रहा. कुछ 47 लाख लोग गए हैं कश्मीर. तो जाहिर है कश्मीरियों का फायदा तो हुआ होगा ना. बोट्स में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं वहाँ पर. सो द लोकल इकोनॉमी शुड बी ग्रोइंग वेल. सो आई हैव अ फीलिंग कि वो अब ख़त्म हो गया है वो कश्मीर का मसला. जहाँ तक कि पाकिस्तान के तरफ जो सिंपैथेटिक जो भी था पहले कश्मीर में, आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू
कंटिन्यू टू सम एक्सटेंट। और जहाँ से LOC की बात है, मेरे ख्याल से ही वाज सेइंग, राजनाथ सिंह जो बात कह रहे थे वो कारगिल को लेकर जो विजय दिवस मना जी। उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा। तो कारगिल, मेरी खुद की पोजीशन इज मच मोर अग्रेसिव देन इंडियाज पोजीशन। इस पर मैंने फखर के साथ बात की है। और मैं तो उनको कह रहा था कि मैं नहीं रुकता था। जो कारगिल के वक्त इंडिया ने वापस जो पाकिस्तान ने जो घुस के जो चीज़ें ऑक्यूपाई कर ली थी, जब वो सारी चीज़ें खाली हो गई तो इंडिया स्टॉप। बाद लोग कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से दबाव पड़ा इसलिए इंडिया स्टॉप, बट आई वुड नॉट हैव स्टॉप। मतलब इट वाज अ वेरी गुड एक्सक्यूज। पाकिस्तान ने आपको ऑलरेडी बहाना दे दिया था कि आप वापस और घुस जाते, वापस जितना आज़ाद कश्मीर या POK जो भी है वो वापस जितना ले सकते लेते, एक आध हफ्ता और चला लेते जंग एंड टेकन मोर, यू नो। सो दैट इज प्रॉब्ली व्हाट ही इज रेफरिंग के आइंदा अगर आप हमको मौका देंगे तो वी विल बी फार मोर एग्रेसिव इन आवर रिस्पॉन्स। क्योंकि लेकिन खैर सर, कारगिल तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था पाकिस्तान की तरफ से। उनके बाद मेजॉरिटी लोग ये बिलीव रखते हैं, इवन माई सेल्फ, आई थिंक इट वाज अ ब्लंडर। मतलब मुझे लगता है कि आपकी सारी जंगें ब्लंडर्स की हैं, मतलब हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही बड़ा था। ये तो ऐसा था जिसको फौज तक मान गई कि ब्लंडर है, बाकियों को तो फौज नहीं मानती ना, इसको फौज ने भी एक्सेप्ट किया। एक यू मस्ट अंडरस्टैंड राजनाथ सिंह का स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट के मोदी ने कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसका मतलब इंडिया इज नॉट गोइंग टू इनिशिएट, आप बस मौका ना दे। समझे आप? आई हैव अ फीलिंग कि अगर छोटी मोटी बेवकूफाना एक 10-15 जिहादियों को भिजा दिया आपने यहाँ पर, उन्होंने बमबारी मार के 5-10 को मार दिया, दैट एक्सक्यूज माइट बी इनफ फॉर इंडिया टू से दिस इज अ सेल्फ डिफेंस प्रीएम्प्टिव मूव। लेकिन जहां तक कारगिल का सवाल है, इट इज, आई थिंक यू आर राइट, द मोस्ट बिगेस्ट मिस्टेक दैट पाकिस्तान मेड आफ्टर 71। और वो गलती ये है कि इट इज अ टर्निंग पॉइंट। कारगिल के बाद से इंडिया की इकोनॉमी वेंट अप 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 अप, पाकिस्तान की डाउन। इनफैक्ट उससे पहले थोड़ा शुरू हो गई थी, ऑलरेडी डाउन। आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन हो रही है, आप उसी सूरत में जंग शुरू कर रहे हैं। तो मतलब फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव इट इज काइंड ऑफ स्टूपिड। इनफैक्ट मैं अभी सोच रहा था कि ये पिछले 2-3 दिन से जो कारगिल के बारे में डिस्कशंस हो रहे थे, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं इस पे केस स्टडी अपने स्टूडेंट को करवाऊंगा कि दिस इज हाउ यू डू, मतलब वो कहते हैं दिस इज हाउ द कुकी क्रम्बल्स, जो कहते हैं। जी हाँ, ये इसको कहते हैं कि पिसिंग इन द विंड। आप हवा में अगर जाके मूतेंगे तो आप ही के ऊपर आके वो गिरेगा। दैट इज व्हाट हैपेंड टू पाकिस्तान। मेरे ख्याल से मुशर्रफ साहब का ये प्लान था कि मैं ये खुफिया तौर पे जमीन कब्जा कर लूंगा और फिर जब जंग शुरू हो जाएगी देन वील ब्रिंग अमेरिका इन टू स्टॉप द फाइट। तो सीज फायर हो जाएगा, बट वी वुड हैव टेकन सम लैंड फ्रॉम इंडिया एंड देन वी विल demand discussions on all of Kashmir to give that land back. समझ रहे हैं? ये उनकी प्लानिंग थी and it completely backfired fully. और उसमें एक बहुत ही मतलब काफी संगीन चीजें हुई। पाकिस्तान started moving its nuclear weapons towards the border. और ब्रूस राइडल कहते हैं कि the US had imaging evidence उस जमाने में कि पाकिस्तान was moving its weapons when Clinton started talking to Nawaz Sharif. लेकिन बाद में मुशर्रफ साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम्स थे दे वर नॉट फंक्शनिंग, दैट वाज अ ब्लफ। अगर इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक कर देता तो, अगर इंडिया दे आर मूविंग देयर वेपन्स, लेट्स हिट देम फर्स्ट। लेकिन इंडिया ने तो पहले ही कह दिया कि वो कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करेंगे। ये तो इंडिया है, वो पुरानी इंडिया है। क्यों, व्हाई वुड यू वांट अ सेकंड स्ट्राइक? अगर आपका एक शहर चला गया, आपके 5-10 हजार लोग मर गए, तो क्या आप यू आर गोइंग टू वेट? अगर आपके पास अब मतलब क्लियर सबूत मिल गया कि द एनिमी इज अबाउट टू स्ट्राइक यू विद न्यूक्लियर वेपन्स, देन इट विल बी इमोरल फॉर यू नॉट टू एक्ट ना। नहीं सर, मेरा ख्याल है इतनी खौफनाक बात होनी नहीं चाहिए, चाहे वो भारत की तरफ से हो या पाकिस्तान की तरफ से। कारगिल में शुरू हो गई थी, बाद में एक इंडियन जनरल ने शायद आर्टिकल लिखा कि इंडिया आल्सो हैड प्लेस्ड nukes on 5 missiles, but that was a dangerous moment.
बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि दुनिया में सिर्फ 2 बार न्यूक्लियर पावर्स के बीच में कन्वेंशनल जंगें हुई। एक ये कारगिल है 1999 का, और 67 में चाइना 67 में चाइना और रशिया के बीच में जो झड़पें हुई थी बॉर्डर्स पर, जिस कारगिल की तरह। तो दीज आर द ओनली 2 केसेस जहां पे न्यूक्लियर पावर्स के बीच में कन्वेंशनल फाइटिंग हुई थी। खुदा का शुक्र है कि इट डिडंट एस्केलेट। मतलब देखिए, ना सिर्फ जान और माल का नुकसान होगा, एनवायरनमेंट का भी बहुत नुकसान होगा। और बिल्कुल ऑलरेडी वी आर सफरिंग। इतनी गर्मी में आपको नहीं बता सकता। यहाँ पे अमेरिका में आई हैव नेवर फेल्ट सो हॉट कि एवरी डे इज, मतलब हमारे पास पिछले 9 साल से हर समर हैज बीन हॉटर देन द प्रीवियस समर, डेलावेयर में एटलीस्ट। तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, कोई शक ही नहीं है। तो एनवायरमेंट ऑलरेडी इतना डैमेज हो गया है, उस पर अगर आप हाँ न्यूक्लियर वेपन, वो भी कश्मीर वगैरह में पूरा मेल्ट हो जाता नहीं वो। नहीं 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 सर, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बड़ी खौफनाक चीज है। और जी, मुझे तो खैर हैरत भी होती है, अफसोस भी होता है कि ये क्यों और किस लिए जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। लेकिन बिल्कुल हिंदुस्तान पाकिस्तान को अमन से रहना चाहिए, या जो आपस में वैसे थोड़ा बहुत जबानी एक चलता रहता है उसकी खैर है, मगर इस किस्म की चीजें नहीं होनी चाहिए। मगर लेकिन सर खैर वो जी देखिए, इंडिया में ऐसा है कि देर इज अ सेक्रेडनेस टू द लैंड ना। उनके मतलब इट गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। लेकिन मुसलमानों की ऐसे हेरिटेज में, वैल्यूज में, देर इज नो सेक्रेडनेस ऑफ द लैंड। सारा का सारा प्लैनेट इज गॉड। ये अल्लाह की बनाई हुई दुनिया है, अल्लाह का बनाया हुआ प्लैनेट है। इसलिए आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारे प्लैनेट इज अ मस्जिद। तो मुसलमान इस तरह एक जमीन के टुकड़े के लिए अपना मतलब इतने बेवकूफाना हरकतें टू फाइट फॉर कश्मीर एज इफ इट इज सम काइंड ऑफ ए सेक्रेड बिल्कुल थिंग, आई फाइंड इट वेरी स्टूपिड। और जो आपके पास कश्मीर का हिस्सा है, उसे कौन सा संभाल के रखा है? बिल्कुल ऐसा ही है। आई एग्री सर, बिकॉज वाकई में उसमें हमने ना कोई डेवलपमेंट करवाई है और ना ही कोई ऐसा काम किया है जिससे वो कश्मीर के लोग कहेंगे जी हम पाकिस्तान के साथ बड़े खुश हैं या रहना चाहते हैं। आई टोटली एग्री विद यू। लेकिन सर अब मुझे लग रहा है टाइम बदल गया है, और अब हम जो है वो वॉर की तरफ नहीं जा रहे, अब हम जो है वो दोस्ती और प्यार की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हमने 4 बच्चों की अम्मा जो है वो इंडिया भेज दी है, और उधर से आपने 2 बच्चों की अम्मा हमें भेज दी है। और वैसे वो बच्चे भी छोड़कर आ गई, हमारी वाली तो फिर बच्चे लेकर गई थी। तो आपकी वाली तो इतनी जो है वो लापरवाह है कि वो जो बच्चे भी छोड़कर आ गई हैं। तो बच्ची वाले इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं जब वो सुना के, आई होप किसी ने डीएनए टेस्ट किया कि बच्चे उसी के हैं। अगर बच्चे उसी के हैं देन शी कांट बी ए स्पाई। मतलब इतना क्या अपने बच्चों को आप सैक्रिफाइस कर देंगे फॉर जियो पॉलिटिक्स? और ये सर के ये भी बारे में तो देखिए कि मैंने जो सुना ही। जो सर ये भी देखिए, आप अप्रिशिएट किए पाकिस्तान को कि जो आपकी तरफ से आई हैं, जो अपने 2 बच्चे छोड़कर आई हैं, हम उनसे वो ड्रोन कैमरे के साथ उनकी वीडियो बन रही है, गाने चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। और उधर आपकी तरफ जो है वो जी भाभी बन गई है, उनके ऊपर भी सॉन्ग्स बन रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कोई और ही तरह के काम शुरू हो गए दोनों साइड पे। सारे डिस्कशंस में मैंने एक चीज नहीं सुनी। क्या नाम, उसका नाम सीमा हैदर, राइट? जी अगर उसको डिपोर्ट कर दिया जाता तो उसका पाकिस्तान में क्या होगा? हाँ पता नहीं सर, आई डोंट नो। So that is an interesting question. Okay, so I think humanitarian grounds पे, if they can prove that अगर इंडिया convince हो जाता कि she is not a spy, then they should give her some kind of amnesty, वरना उसके जान के लाले पड़ जाएंगे। आज सर एक और न्यूज थी कि एक चाइनीज जो है वो आ गई है पाकिस्तान, फिर एक इटालियन है वो पाकिस्तान आ गई है। तो मैंने कहा ये सारी लड़कियां ही भाग के इधर उधर हो रही हैं, कोई लड़के में हिम्मत नहीं है कि वो इधर से हिंदुस्तान चला जाए या हिंदुस्तान वाला इधर आ जाए। ये सारी हिम्मत जो है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स दिखा रही है इधर नहीं उधर नहीं जाकर। नहीं नहीं, आप 2-3 दिन पहले पार्लियामेंट में जयशंकर साहब से सवाल उठाया गया अबाउट पीपल गिविंग अप इंडिया सिटीजनशिप। तो उसमें there are, I think, more than 100 Indians who have given up Indian citizenship and taken Pakistani citizenship.
और Really? पाकिस्तान के, हाँ, पाकिस्तान के भी चंद लोग हैं हु गिव अप पाकिस्तानी सिटीजनशिप एंड टुक अप इंडियन सिटीजनशिप। पिछले 2-3 साल का ही डेटा है वो, आप देखें। अगर आप गूगल करें 87,000 इंडियंस गिव अप इंडियन सिटीजनशिप, तो शायद वो पॉप अप हो जाएगा पूरा का पूरा डेटा। Right. तो मैं वो देख रहा था, because they must be doing it legally, nobody is paying attention. बट पाकिस्तानी तो कई, मतलब आपको याद है वो बोट जब डूब गई थी, तो जी। पाकिस्तानी मर्द जाते हैं भाई, मतलब नहीं सर, वो काम के लिए जा रहे थे, काम के लिए जा रहे हैं, वो इसके लव लिए स्टोरी के लिए नहीं जा रहे थे, वो आके इश्क दोस्ती करते हैं, के। वो आके इश्क बिल्कुल, करते हैं। वो तो सर राइट है, हर एक का होना चाहिए, मेरे ख्याल है इसमें कोई खराबी नहीं है। Yeah, लेकिन इसके लिए नहीं। बिल्कुल सर, ऐसे देख जंगे रहे हैं, लड़ने से या बुराई करने से बेटर है कि किसी आज से के दोस्ती दौर कर में लीजिए। दुनिया इज फुल ऑफ लैलास बट देयर आर नो मजनूस। इवन सर, मैंने तो अपने शो में कहा कि भाई इस तरह की इतनी न्यूज आ रही है कि मैं सोच रही हूँ इसको कवर करना छोड़ दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी बिगड़ जाऊं, क्योंकि बार बार इसी तरह की न्यूज नॉन स्टॉप चल रही है। ये मैं थैंक जी। पहली बार बात की है इस टॉपिक पे, मैंने बहुत अवॉइड किया, आई डिडंट वांट टू गेट इनटू दिस माइक्रो जियोपॉलिटिक्स। बट सर इंटरेस्टिंग है, जो भी है इंटरेस्टिंग है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज थैंक यू ज्वाइन वेरी किया। मच आरजू जी। थैंक यू, थैंक यू।